बीते 5 सालों में सड़क हादसे हुए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने बड़ी बैठक की। बैठक में यातायात से संबंधित अन्य विभागों को भी रखा गया। साथ ही साथ 20 ऐसे जिले हैं, वो स्पॉट चिन्हित किए गए जहां पर सड़क हादसे ज़्यादा हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने विशेष निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ कई विभागों को समन्वय स्थापित करके ऐसे स्पॉटों को चिन्हित किया गया है जहां पर सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं सड़क हादसे कम हो, इसको लेकर एक बड़ी बैठक की गई है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे होते हैं और उसमें तमाम मौत के आंकड़े सामने आते हैं, उन मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए कहीं ना कहीं अब पुलिस विभाग से लेकर तमाम अन्य विभाग भी समन्वय स्थापित करके हर एक घटना को कम से कम करने की कवायद की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ इस बैठक के असर होंगे, क्या वाकई इस तरह के हादसे कम हो पाएंगे। लगातार जिस तरह से सड़क हादसे हुए उसमें कई जाने गई हैं। यातायात प्रबंधन ने अब टीएसआई की नियुक्ति की है ऐसे स्पॉटों पे जहां पर सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के कर्मचारी भी इस बैठक में शामिल रहे। समझने वाली बात यह होगी कि जब कई विभागों के समन्वय से पूरे मामले की बातचीत की गई तो हो सकता है आने वाले समय में हादसे को कम किया जा सके। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, JK24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली में आज देर रात एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली की पचपड़गंज विधानसभा के 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए का बुलडोजर पहुंच गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ग्रीन बेल्ट पर बने हुए सभी धार्मिक स्थल या अवैध निर्माणों को हटाया जाए और इसी के तहत दिल्ली में डीडीए की तरफ से यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई हर इलाके में की जा रही है। इसी दौरान ये बुलडोज़र दिल्ली की पचपड़गंज विधानसभा में पहुंचा, जहां से विधायक बीजेपी के रवि नेगी हैं। रवि नेगी अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर दुकानों पर जाकर के लोगों का नाम पूछ करके वीडियो बनाते हुए सुर्खियों में नज़र आते हैं। रवि नेगी अपना चेहरा एज ए हिंदुत्व प्रमोट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की विधानसभा के अगर 3 मंदिरों को तोड़ा जाता तो उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक सकती थी। ऐसे में देर रात 3 बजे जब डीडीए के 3 बुलडोज़र उनके घर के आसपास से निकले तो वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई। विधायक कार्यालय पर हंगामा हुआ और उसके बाद विधायक के साथ लोग इकट्ठा होकर डीडीए के उन बुलडोज़रों के सामने खड़े हो गए और फिर एक हंगामा बरपा। उन तीनों बुलडोज़रों को तोड़ने का नोटिस डीडीए की तरफ से जारी किया गया था। इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद थी। अधिकारियों ने विधायक को वो नोटिस दिखाया जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ग्रीन बेल्ट पर बने सभी ऐसे अतिक्रमण को हटाना है जो ग्रीन बेल्ट पर बने हो। आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि दिल्ली में 15 साल से पुरानी तमाम गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही ग्रीन बेल्ट को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे उसको दोबारा डेवलप किया जा सके। यानी ग्रीन बेल्ट पर दोबारा से पेड़ पौधे लगा करके दिल्ली में आबो हवा को साफ़ किया जा सके और उसको लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में तमाम अतिक्रमण अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। हालांकि देर रात जब मंदिर में ये हंगामा हुआ तो उसके बाद विधायक रविंद्र नेगी ने सीएम रेखा गुप्ता और एलजी राज्यपाल से बात करने का दावा किया और कहा कि उन्हीं के आदेश के बाद ये बुलडोज़र रोके गए। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि डीडीए तमाम अतिक्रमणों को हटाने के लिए अलग इलाकों में जाकर के एक बार फिर कार्रवाई करे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे चारधाम यात्रा की, क्योंकि जल्द ही उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है और 30 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी होगी। और मैं देखिएगा कि उससे पहले जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर तमाम तरह की जो शासन प्रशासन की तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार बैठकों पर बैठका ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था चारधाम यात्रा
में ना हो। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या PWD विभाग की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, तमाम विभागों को कहीं ना कहीं अपने स्तर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाए। लेकिन वही देखिएगा कि आज से उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू कर दी गई है। यानी कि अब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है चारधाम यात्रा के वो खोल दिए गए हैं और आप जल्द इसको चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि बिना आधार कार्ड के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हाल ही में एक बैठक ली थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी व्यक्ति चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराएगा, चाहे वे ऑनलाइन कराएं या फिर ऑफलाइन कराएं, उसको आधार कार्ड की आवश्यकता जरूर होगी। यानी कि बिना आधार कार्ड के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड इसलिए अनिवार्य रखा गया है ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से आए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केदारनाथ में जो गैर हिंदू लोग हैं उनको पर रोक लगाने की भी बात लगातार की जा रही है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर आकर चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसा कहना विधायक जो केदारनाथ के आशा नोटियाल उनका कहना है, लेकिन इस पर अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पिछले दिनों सरकार की वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद से अब किसान को लगातार पुलिस प्रशासन और जो टीमें हैं वो खदेड़ने का काम जो है देर रात करने का काम किया गया। ऐसे में पिछले साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब अम्बाला बॉर्डर पर हटाने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। वहां पर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से JCB लगाकर उनके बैरिकेटिंगों को जो लगाए गए थे किसानों की ओर से उनको हटाने और तंबुओं को वहां से गिराने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। अब पूरी तरह से किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया है, तो वहीं अब जो वहां के व्यापारी थे उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। उन व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय से किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से उनके व्यापार में परेशानियां आ रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क कपड़ा व्यापारियों को पड़ रहा था। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि बार बार किसानों से अपील की गई थी कि रास्ता को साफ़ कर दें और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को राहत देने का काम करें, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किए हुए थे और जो शंभू बॉर्डर था उसको बंद किया गया था। लेकिन अब सरकार के साथ 7वीं दौर की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है और पुलिस प्रशासन ने उन किसानों को वहां से हटाने और उन तंबुओं को गिराने का काम किया है। हालांकि अब किसान लगातार अब ये कह रहे हैं कि सरकार से आमना सामना करने के लिए तैयार हैं, उनकी मांग जो थी वो लगातार जारी रहेंगी, लेकिन अब सरकार जो है गलत कदम सरकार उठा रही है और किसानों की जो 13 मांगे थी उनको सरकार को मानना चाहिए था, लेकिन अब जो किसानों के साथ सरकार ने किया है वो बेहद गलत व्यवहार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान आगे की किस तरह की रणनीति बनाते हैं और आगे क्या प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। मार्च का आधा महीना बीत चुका है और मार्च के आधे महीने के बीतने तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन के समय इतनी तेज धूप निकल रही है कि लोगों के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिन के समय इतनी तीखी धूप निकल रही है कि लोगों को गर्मी से बचने के लिए अपने पंखे, कूलर और AC का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। अगर हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट की बात करें तो दिल्ली वासियों के लिए आज के लिए एक खुशखबरी बाहर निकलकर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आज दिल्ली में देर शाम तक क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है, दिल्ली के आसमान में बादल छा सकते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है कल, जो कि जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है, हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है, पंजाब और हरियाणा में इसका असर जो है वो कल से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और इसी के कारण दिल्ली में भी आज क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो है एंटी सर्कुलेशन साइक्लोनिक जो है वो यहाँ पर एक फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो
वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा और इसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और यही जो है ऑरेंज अलर्ट कल मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ है वो उसका असर मध्य प्रदेश में कल देखने को मिलेगा। वहीं अगर मौसम विभाग के और जो उन्होंने जानकारी दी है उसको आपको बताएं तो मौसम विभाग का कहना है कि अब आने वाले दिनों में जो है वो तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 6 से 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो तापमान है वो तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। वहीं अगर आज के हम मौसम की बात करें तो आज का जो तापमान अगर हम आपको बताएं तो आज का जो तापमान है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कुल मिला के फिलहाल आज दिल्ली के लोगों को मौसम में थोड़ी नरमी बरतती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ये नरमी ज्यादा दिन जारी नहीं रहेगी। कल से ही दोबारा तापमान में जो है वो बढ़ोतरी होना शुरू होगी जो कि अगले 6 से 7 दिन तक 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मौसम सुहावना बना रहने की संभावना मौसम विभाग ने इस वीकेंड तक जताई है, लेकिन वहां पर भी वीकेंड के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज की बड़ी खबर पूर्व विधायक कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन को लेकर के है, जिनकी देर रात लंबे अरसे के बाद जेल से रिहाई हुई। कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी और उसमें मुख्य शर्त ये थी कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिससे कि कानून एवं व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हो। लेकिन कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन देर रात जब हरिद्वार जिला अस्पताल से रिहाई की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निकले तो एक बड़े काफिले के साथ निकले। लाल नीली बत्ती और हूटर के साथ उनका काफिला निकला और वहां से सीधे वे अपने समर्थकों के काफिले के साथ देहरादून पहुंचे। उनके इस तरह की रिहाई पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी और उसमें कई सारी शर्तों के आधार पर जमानत दी, उसके बावजूद कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन एक बार फिर से अपने पुराने ही अंदाज में नजर आए। आपको बता दें कि बीती 26 जनवरी को खानपुर के विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय, रुड़की स्थित कैंप कार्यालय पे अपने समर्थकों के साथ कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन पहुंचे थे और धुआंधार फायरिंग की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई थी और उनको जेल भेज दिया गया था। उनके जेल जाने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी थी। वहाँ पे कई तरह की रैलियाँ निकाली गई और दबाव बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अब वे छूट गए हैं, छूटने के बाद लगातार बयान भी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने विवादित बयानों और चर्चित कारनामों के लिए काफ़ी बदनाम कुंवर पड़ो सिंह चैंपियन क्या न्यायालय की शर्तों का पालन करते हैं या इसी तरह से अपने हूटर पे कानून और व्यवस्था को रखते हुए उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। उनके विरोधी लगातार उनके इस तरह की एक्टिविटी पे सवाल उठा रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर भी उनके साथ नरमी बरतने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले कुछ दिनों में किस तरह से पड़ो सिंह चैंपियन अपने विरोधियों का जवाब देते हैं और कानून एवं व्यवस्था का सहयोग करते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस की जांच में हिंसा फैलाने भड़काने के पीछे बांग्लादेश का लिंक सामने आया है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि नागपुर में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स का हाथ है।
साइबर विभाग अधिकारी के मुताबिक 140 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट मिले हैं जिनमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। इन पोस्ट का मकसद राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाना और शांति भंग करना था। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी की जो अधिनियम है उसकी धारा 79(3)(b) के तहत इन आपत्तिजनक पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 94 के तहत संबंधित अकाउंट्स की जांच जो है वो जारी है। पुलिस ने जनता को सतर्क किया है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या बिना जांच पर की जानकारी को शेयर ना करे। फिलहाल नागपुर साइबर पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। संदिग्ध जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जांच जो है कार्रवाई की जा रही है। और खासतौर से फिलहाल नागपुर में इस प्रकार की पुलिस की जो है कार्रवाई शुरू है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। खबर आज माइनॉरिटी बजट को लेकर है। कल असेंबली में बीजेपी और कांग्रेस विधायक के बीच में माइनॉरिटी बजट को लेकर बहुत सा हंगामा हुआ। माइनॉरिटी बजट 4,500 करोड़ सिद्धरामैया हुकूमत ने मंजूर किया है 2025 और 26 के लिए, लेकिन बीजेपी के विधायकों को ये बात हजम नहीं हो रही। हर वक्त सिद्धरामैया सरकार पर बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हो या विधायक हो, इसको एक नाम दिया है ये कर्नाटका का हलाल बजट, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कर्नाटका का बजट है हाल ही 2025 और 26 का, उसमें से सिर्फ 1% माइनॉरिटी को दिया गया है, जिसमें माइनॉरिटी में मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं और जैन बुद्धिस्ट भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कौन समझाए, सिर्फ वो मुसलमान का नाम लेते हैं। माइनॉरिटी यानी कि सिर्फ मुसलमान, जी नहीं। इसी बहस को लेकर बेंगलुरु शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद ने बहुत अच्छा सा खुलासा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। रिजवान अरशद के सवाल पर पूछा गया कि प्रधानमंत्री का कहना था एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए प्रधानमंत्री का ये लफ्ज़ चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उसी को लेकर असेंबली में बहुत सी बहस हुई है। लेकिन रिजवान अरशद जो शिवाजी नगर के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने खुलासा किया कि हम भी आपके भाई हैं और यहीं पर पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे, लेकिन हम आप कहीं दूसरे जगह से हम यहाँ पर आकर बसे हुए इंसान नहीं हैं। हो सकता है हमारे पुरखों ने जो पिछले जन्म में वो भी लोग हिंदू थे, हम कन्वर्ट हुए होंगे, पता नहीं। हम भी यहाँ के रहवासी हैं, लेकिन हमारे साथ सौतेला सलूक क्यों। रिजवान अरशद ने बहुत अच्छा सा यहाँ पर खुलासा किया कि हम भी आपके भाई हैं, लिहाजा हम भी टैक्स देते हैं। इस बजट को लेकर हलाल बजट कहना ये गैर ज़रूरी बात है, लेकिन बीजेपी के विधायकों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस बहस के दौरान यहाँ तक चला असेंबली सेशन में कुरान, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। नमस्कार, मैं समर राठौर, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। देखिए, बिहार में इन दिनों जो है वो पत्रकार पर जो है वो जबरदस्त तरीके से फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये घटना बिहार के गया जिले के अतरी प्रखंड का है, जहां एक दैनिक भास्कर प्रिंट मीडिया के पत्रकार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा SC ST इसके साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर कल जिला पदाधिकारी के साथ पत्रकारों ने बैठक की और प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी लगभग महीने में 10 से 15 दिन लगातार ऑफिस से गायब रहती थी,
जिसको लेकर दैनिक भास्कर के संवाददाता लगातार उनके खिलाफ में खबरें लिख रहे थे। आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रही थी, जिसको लेकर भी जो है वो पत्रकार ने खबर लगाया था। इसके साथ ही जानकारी ये भी सामने आई थी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकारी कार्यालय में रहते हुए वो हाउस रेंट लेने का भी काम कर रही थी, जिसको लेकर पत्रकार ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विभागीय जांच भी चल रही है। वहीं अतरी प्रखंड के जितने भी तमाम मुखिया है, मुखिया संघ है, उनके द्वारा भी मैडम के कार्य को लेकर जो है वो विरोध किया गया था। वहां के जनप्रतिनिधि भी मैडम से संतुष्ट नहीं थे। लगातार ये खबरें जब प्रकाशित की जा रही थी तो उससे आहत होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्रकार के खिलाफ में जो है वो SC/ST सहित सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज कर दिया है। इसको लेकर लगातार जो है वो तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो पत्रकार आम आवाम की आवाज बनते हैं, जो आम लोगों के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी साजिश, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको लेकर एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी और इस मामले की जांच कराई जाएगी, और अगर इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी होते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विमल के लिए मैं समर राठौर, JK 24/7 गया। पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पालिका प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल पीलीभीत नगर पालिका परिसर में सरकार की योजनाओं से जुड़ी सैकड़ों किताबें कूड़े की तरह जलाकर राख कर दी गई हैं। मामले का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इन किताबों में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा जैसी जानकारियां दर्ज थीं। किताबें जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है, पालिका के कर्मचारी अशरफ अली ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित सैकड़ों किताबों को बिना किसी जांच पड़ताल के कूड़े के ढेर में डाल दिया और उन्हें आग के हवाले कर दिया है। इन किताबों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख था, जिनका उद्देश्य जन कल्याण और जागरूकता फैलाना था। खास बात यह है कि इन किताबों में मिशन शक्ति योजना से जुड़ी कई अहम किताबें भी शामिल थीं। इसके अलावा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित दस्तावेज भी इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि इस तरह सरकार की योजनाओं से जुड़ी किताबों को जलाना न केवल जनता के प्रति लापरवाही है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के अपमान जैसा भी है। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद SDM आशुतोष गुप्ता ने सफाई नायक अशरफ अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले में विभागीय जांच कराने की बात भी कही है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़ पीलीभीत। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि अलग अलग मुठभेड़ में लगभग 22 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवान ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि बीजापुर में 18 नक्सलियों को जो है जवान मार गिराया है। इसके साथ में ही कांकेर में भी 4 नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके साथ ही इस नक्सली मुठभेड़ में जो है एक जवान जो है शहीद हो गया है। आपको बता दें कि बीजापुर और जो है दंतेवाड़ा में जो है सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में नक्सली का मूवमेंट है। सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे। जैसे सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, सुरक्षा बलों के बीच जो है नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ही जगह 22 नक्सली मारे गए। इसके साथ ही एक जवान शहीद हो गया। तो कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी तादाद में बंदूक, गोला बारूद जो है मिले हैं। इसके साथ ही जो है नक्सलियों के शव को भी बरामद कर लिया है। इस पूरे गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि तमाम प्रकार के केंद्र और राज्य सरकार जो है नक्सलियों सरेंडर करे, इसको लेकर के तरह तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, व्यवस्थाएं दी जा रही है। उसके बावजूद भी नक्सली अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं और इस तरीके के घटने को अंजाम दे रहे हैं, तो आने वाले 31 मार्च तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान जारी करते हुए कहा,
जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा लगातार हमारे जवान जो है लोहा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है मिली है। इसके साथ ही लगातार जो है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कहते आ रहे हैं 2026 तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करना है, उसी की नीति के तहत सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार जो है आगे बढ़ रही है और लगातार जो है नक्सल को लेकर के बड़ी कामयाबी मिल रही है। हम बात करें तो लगातार अब तक जो है 2000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और बड़ी संख्या में जो है नक्सली मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है और इस घटना के बाद जो है नक्सलियों को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है। कैमरामैन विशाल के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर।